ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिम बजट को विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया। प्रदेश में जल्द लागू की जाएगी महतारी वंदन योजना। पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रूपये। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नई दिल्ली में भेंट कर राज्य के सभी जिलों में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही किराए के मकानों या झुग्गी बस्तियों तथा अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने के लिए सरकार नई योजना शुरू करेगी। बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को विशेष टीका लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अंतरिम बजट में किसानों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन फसलों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद अब विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी खाद का प्रयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूचना केंद्रों का विकास किया जाएगा। साथ ही प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग को प्रोत्साहन किया जाएगा। वहीं रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारे बनाए जाएंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट क्षेत्रों के गलियारे शामिल हैं। यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुरूप बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और पेंशन फंड सहित कुछ अन्य निवेशों में आयकर छूट की सीमा आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को उनके मकानों की छत पर सौर ऊर्जा से हर महीने 300 यूनिट की मुफ्त बिजली पैदा करने की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे बिजली चलित वाहनों को चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ई वाहन अपनाने के प्रयासों को बढ़ाएगी। इसके तहत ई वाहन निर्माण और चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिम बजट को विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया है। यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट को समावेशी विकास का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश में बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट विकसित भारत के लिए एक दूरदृष्टि प्रस्तुत करने वाला बजट है। इसमें देश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।
दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक और अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने वाला बजट बताया है। अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केन्द्र सरकार का अंतरिम बजट झूठे सपने और झूठे वादे पर आधारित है। इसमें वास्तविकता के आधार पर कोई रियायत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को भी निराशा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले में बैकुंठपुर के झुमका जलाशय और सोनहत के घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने घुमका जल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि घुमका जलाशय करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे आसपास के काफी बड़े रकबे में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए कोरिया जिला मुख्यालय में रायपुर की तरह नालंदा परिसर बनाए जाने की घोषणा भी की। राज्य मंत्रिपरिषद ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के तहत महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रूपये की दर से साल भर में 12,000 रूपये उनके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी आयु बीते 1 जनवरी को 21 वर्ष या इससे अधिक है। इसमें विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है। वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले के तहत प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को अब प्रति मानक बोरा 4,000 रूपये के बदले 5,500 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में माओवादी समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल्द ही विशेष कदम उठाए जाएंगे। बीते 30 जनवरी को सुकमा जिले में हुई माओवादी घटना के मद्देनजर मंत्रालय में कल शाम हुई पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा कैंप के आसपास लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। श्री साय ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है और नए क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुकमा में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि सुरक्षा बल के लगातार अंदरूनी इलाकों में बढ़ने से माओवादी बौखला गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाव रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकुलगुड़े में परसों हुई मुठभेड़ में शहीद तीनों जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहायता राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त है। गौरतलब है कि बीते 30 जनवरी को सुकमा जिले के टेकुलगुड़े में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 3 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में 16 जवान घायल भी हुए थे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्कूल शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस समय प्रदेश के 33 में से 16 जिलों में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हैं। उन्होंने बाकी जिलों में भी ये दोनों विद्यालय शुरू करने की मांग की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक से अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण news.air.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि के अलावा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। रायपुर जिले के खरोरा में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वहीं कोरबा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। इसमें मेजबान छत्तीसगढ़ ने विभिन्न खेल मुकाबलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दिल्ली की टीम उपविजेता रही। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा
आगामी 11 फरवरी को ली जाएगी। 2 सत्रों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 28 जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। रायपुर स्थित राज्य कर मुख्यालय में कारोबार की सुगमता से संबंधित कक्ष बनाया गया है। बीजापुर जिले में मिनगाचल के पास कल देर शाम 2 वाहनों की टक्कर में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई, वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और महासमुंद जिले के सरायपाली में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 करोड़ 80 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिम बजट को विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया। प्रदेश में जल्द लागू की जाएगी महतारी वंदन योजना। पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नई दिल्ली में भेंट कर राज्य के सभी जिलों में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का किया आग्रह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।